Hello, everyone. Hope everybody is fine at their home and staying home. So, I am Dr. Madhulata Shukla and working as assistant professor in Department of Chemistry, GB College, Ramgarh. So, today we will be discussing about the ionic equilibrium, and this is my third lecture in this chapter, and this is for the BSc Part 2 Physical Chemistry, Paper 3A, Group C, Unit 3. In our previous lecture, in this chapter, we have studied about the different concept of acid and bases, such as Arrhenius theory, Arrhenius concept of acid and bases, Lowry and Bronsted theory of acid and bases, conjugate acid and bases, and also in our last lecture, we have studied about the effect of solvent in acid and bases, how they are hydrolyzed. So, in today's lecture, we will be studying about the Lewis concept of acid and bases. So, according to Lewis concept, an acid is a species which is capable of accepting a pair of electron to form a covalent bond, and a base is a substance which is capable of donating a pair of electron to form a covalent bond. तो बेसिकली हमारा एसिड क्या है? तो एसिड वैसा सब्सटेंस है, स्पीसीज है जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता हो, और बेस वो चीज है जो कि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत इजीली डोनेट कर सकता हो। ठीक है, तो वी आर मूविंग टू द एग्जांपल। सपोज BF3 प्लस NH3। तो यहाँ पर BF3 में क्या है, हमारा ये बोरॉन जो है, यहाँ पर बोरॉन की ऑक्टेट पूरी नहीं होती है, देयर इज लैकिंग ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अमोनिया क्या है, अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर 6 बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्रीली अवेलेबल होता है डोनेट करने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है कि ये अपना लोन पेयर BF3 को इजिली डोनेट कर सकता है, जो कि डेफिशिएंट है हमारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ बोरॉन के पास। तो ये दोनों एक डोनेशन और गेन के थ्रू हमारा एक बॉन्ड बनाता है, जिसको कि हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक वी कैन से। एंड अनदर एग्जांपल इज BF3 प्लस F माइनस। तो हमारा क्या बनता है, BF4 माइनस। यहाँ पर F माइनस क्या है, हमारा एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और BF3 हमारा लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अनदर एग्जांपल इज BCl3 प्लस CH3 होल ट्वाइस N। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर अवेलेबल है, एंड दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग टू इट्स बोरॉन। Another example is Cu plus 2 plus 4 Cn minus. Here we see that Cu plus 2 का मतलब कि there is deficiency of electron in this copper. Okay, and Cn minus means it has electron pair which is available, which can be donated to copper 2 plus ion. Okay, so these are some of the examples where we can define acid and base like Lewis according to the definition of Lewis acid and base. See here, BF3 and NH3 minus, they are the ammonia is donating to its lone pair to BF3, and it is making a coordinate covalent bond here. Okay, so hence we can say that ammonia acts as a base by virtue of its tendency to donate. अमोनिया क्यों बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, और BF3 लेने के लिए कैपेबल है यहाँ पर, इसलिए उसको एसिड बोलेंगे। नाउ one example I want to show here. One question is there which are generally asked in the examination also. Using the Lewis acid base concept, determine the trend of acid strength of in the series HClO4, HClO3, HClO2. तो इस वाले में हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होगा, वी हैव टू डिटरमिन हियर। एंड अनदर एग्जांपल इज H3O4, H3PO3 एंड H3PO2। इस वाले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, या डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसे हम लोग कंपेयर करना है। एक ये है और दूसरा ये है। तो इन जनरल क्या होता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन इन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सी एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हमारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होते हैं। सी यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फ्रीली अवेलेबल होते हैं इसमें। This is the example of HClO4, this is for the HClO3 and this is for the HClO2। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारा रहेगा यहाँ पर, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन।
सी हियर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो वो क्या करता है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, अपनी तरफ खींचता है वो। तो यहाँ पर क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो उसको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ, यहाँ पर 3-3 ऑक्सीजन है जो कि इसको खींचना चाहेगा। तो जब ये खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस विल बी अवेलेबल, जो OH बॉन्ड जो होगा वो बहुत वीक हो जाएगा यहाँ पर, और वीक होने के चलते वो बहुत इजीली क्या करेगा कि ये डोनेट कर देगा H+ आयन। तो जो भी H+ आयन रिलीज करता है वो हमारे एसिड होते हैं। तो withdraw electron from the chlorine atom and thereby also from the OH bond। OH bond से भी हमारा क्या है कि क्लोरीन से तो ले ही रहा है, 3-3 ऑक्सीजन होने के चलते, और एक यहाँ भी है, तो इसके चलते इस वाले ऑक्सीजन से भी वो टेंडेंसी उसके पास है उसको खींचने की। तो विद द रिजल्ट दैट द प्रोटॉन एक्वायर्स अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट डिसोसिएटेड। तो इस वाले केस में HClO4 में क्या है कि ज्यादा टेंडेंसी है कि इजिली H+ आयन रिलीज करे और यहाँ से निकल जाए, H+ आयन बन करके निकल जाएगा और ClO4 माइनस बन जाएगा। ओके, तो जितना ज्यादा इजिली H+ आयन रिलीज होता है किसी भी सब्सटेंस से, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन दैट केस। तो यहाँ पर clearly if there are more terminal oxygen in the oxo acid, the proton will get dissociated to a greater extent। Okay, तो this accounts for the decreasing acidic strength। HClO4 जो होगा हमारा क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और उससे कम होगा HClO3 एंड देन HClO2। ओके, यहाँ पर OH बॉन्ड को तोड़ना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। Okay, now another is H3PO3, this one example, H3PO4, H3PO3 and H3PO2, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, ये हमें कंपेयर करना है। तो इसके स्ट्रक्चर में जैसे आप देख सकते हैं क्या है कि एक जो OH बॉन्ड है हमारे यहाँ पर देखिए, फॉस्फोरस के साथ यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो टर्मिनल ऑक्सीजन है यहाँ पर एक है, इस वाले केस में भी क्या है, एक ही है, इस वाले में भी एक ही है। तो H3PO4, H3PO3 और H3PO2 तीनों में क्या है हमारा कि नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन जो है वो सब में एक ही है। ओके, तो यहाँ पर कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर हमें कि क्योंकि वो रिलीज करने की कैसे हमारा रिलीज हो रहा है। On the an explanation of Lewis structure shows that the number of terminal oxygen is the same। terminal oxygen सारे acids में क्या है, same है, that is equal to 1 in the three acids। Also the hydrogen in the three acids are not all bonded to oxygen। सारे ऑक्सीजन के साथ नहीं बॉन्डेड है, यहाँ पर क्या है फॉस्फोरस के साथ भी बॉन्ड किया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या है फॉस्फोरस के साथ भी बॉन्ड किया हुआ है। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ P एंड H आर ऑलमोस्ट द सेम, thus we do not expect very large difference in the strength of these three acid। इन तीनों एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन HClO4 जिसमें टर्मिनल ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है उसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बट वी कांट डू दिस वन in H3PO4, H3PO3 and H3PO2। Okay, now we are moving to the another topic, that is the dissociation of weak acid and bases। तो acid, suppose we are considering a weak monobasic acid HA in water, that is being dissociated। HA is a weak monobasic acid and H2O is water, so it dissociates to give H3O plus A minus। Okay, now if we apply the law of constant equilibrium constant, the equilibrium constant Kc will be given by this one, the concentration on the right side, concentration on the right side divided by the concentration on the left hand side। okay, तो Kc क्या हो जाएगा हमारा, concentration of H3O plus into concentration of A divided by concentration of HA and the concentration of H2O। तो ये ब्रैकेट हमारा क्या बताता है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स दी concentration in moles per liter। हमारा क्या दिखाता है, कॉन्सेंट्रेशन, जो बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग किसी भी चीज को बताते हैं इसका मतलब क्या है कि दैट इज द concentration in mole per liter। सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इन डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पर हमने जब उसको डिसोसिएट कर रहे हैं, वाटर यहाँ पर डाला हुआ है, तो यहाँ पर भी किसी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी HA कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि further change the symbol
H3O it simply indicates the H plus ion concentration. उसको क्या दिख रहा है? हाइड्रेटेड आयन है हमारा यहाँ पर. इट मे बी H plus. उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? H3O की जगह पर क्या लिख सकते हैं? H plus भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. और वाटर एक्सेस होने के चलते उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, हमेशा उसको कांस्टेंट मानते हैं. ओके. तो हमारा केसी क्या हो जाएगा फिर? H प्लस into A minus into concentration of A minus divided by concentration of HA into K. K क्या है? वाटर का concentration हमने constant कर दिया यहाँ पर. तो वाटर का concentration जब constant हो गया तो इसको फिर हम लोग ऊपर ले जाएंगे. तो Kc into Ka को हमने एक नया constant माना, that is equal to the Ka. ओके. Kc into Ka क्या हो गया हमारा यहाँ पर? Ka के बराबर हम लोग उसको मानते हैं. And that will be equal to Ha concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA. तो इक्वेशन 3 जो है हमारा क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन 3 इज दैट प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydrogen ion and the anion irrespective of their source whether furnished by the acid or water से निकला हो, इसमें हमने नहीं देखना है, divided by the concentration of undissociated acid is इक्वल टू अ कांस्टेंट. तो जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का, A माइनस का और डिवाइडेड बाय H है, इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके H से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट. एंड दिस कांस्टेंट K इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड कंसर्न एंड इज नोन एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. K को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ acid and this varies only with temperature like other equilibrium constant. ये क्या किस पर वैरी करता है? केवल टेम्परेचर पर वैरी करेगा, अदरवाइज और किसी चीज पर वैरी नहीं करेगा. ओके. If the dissociation of acid is represented in accordance with Arrhenius concept, Arrhenius concept में क्या था कि कोई भी एसिड का हमारा है डिसोसिएट होकर H plus and A minus आयन दे रहा है, तो the same expression as above for the dissociation constant of the acid will be obtained. सेम इस तरह से हमारा ऑब्टेन हो जाएगा क्योंकि हमने वाटर को यहाँ पर कांस्टेंट कर रखा है. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड. हम लोग किसी भी एसिड का कितना स्ट्रॉन्ग है नहीं है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सपोज हमने एक जो एसिटिक एसिड है हमारा क्या है? एक वीक एसिड होता है, तो हमने इसको माना कि एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटिंग इनटू H प्लस प्लस CH3COO माइनस, मतलब H प्लस और एसिटेट आयन हमारा यहाँ पर रिलीज हो रहा है. और हमने माना कि इस एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या है? अल्फा है. एंड द टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारा? C ऑफ द एसिड. एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C है. ठीक है. तो ओरिजिनल हमारा क्या है? पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा एसिड है, अभी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है. तो H प्लस आयन का और इसका कॉन्सेंट्रेशन एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर? स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग एट T इक्वल टू 0. तो टाइम इक्वल टू 0 अगर हमारा है यहाँ पर, अगर T इक्वल टू 0 पर क्या है? पूरा का पूरा हमारा केवल एसिड है, देयर इज नो डिसोसिएशन इनटू H प्लस एंड एसिटेट आयन. ठीक है. लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? ये जो थोड़ा सा हमारा एसिड H प्लस बनेगा एंड द सेम अमाउंट विल बी एसिटेट आयन. तो हमारा क्या हो जाएगा? C इंटू अल्फा, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C इंटू अल्फा. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. ठीक है. तो हमारा इसमें से फिर कितना बचा? एसिड जो इक्विलिब्रियम में कितना बचा रह गया? C इंटू 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस अल्फा क्योंकि 1 तो हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा C, तो C इंटू अल्फा हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो C अल्फा यहाँ से हम लोग को लेस करना होगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन ये K के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन होगा क्या बनेगा? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइडेड बाई CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन. एंड दिस विल कम लाइक C अल्फा इसका भी है, C अल्फा इसका भी है, तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा. तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो बचा आपका C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. ठीक है. सिंस फॉर वीक एसिड अल्फा इज वेरी स्मॉल, वीक एसिड के लिए क्या होता है? अल्फा जो होगा बहुत कम डिसोसिएट करता है, तो 1 माइनस अल्फा जो डिनोमिनेटर है हमारा, अल्फा बहुत कम है ना, 1 से बहुत कम होता है, 0.00001 लाइक दैट वन, और लेस देन दैट. तो इसको हम लोग 1 माइनस अल्फा को सिंपली हम लोग 1 ले लेते हैं. ठीक है. तो जब इसको 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? K इज इक्वल टू केवल C अल्फा स्क्वायर बच जाएगा. K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या हो जाएगा? Ka by C रूट ओवर Ka by C हो जाएगा.
So for two weak acids of dissociation constant Ka and Ka1 and Ka2, मान लीजिए दो अगर हमारे हमारे पास वीक एसिड्स है, तो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले वाले का Ka1 है, दूसरे वाले का क्या है Ka2 है, और एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम सी है। तो मान अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकंड एसिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर Ka1 डिवाइडेड बाय C इंटू Ka2 डिवाइडेड बाय Ka2 डिवाइडेड बाय C हो जाएगा। तो C फिर कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाकर के, तो बचेगा क्या रूट ओवर Ka1 बाई Ka2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वेयर अल्फा एंड अल्फा आर द रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ टू एसिड्स। ओके, तो इस तरीके से बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू फर्निश H प्लस आयन एंड हेंस अ मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जितना आसानी से जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो भी एसिड रिलीज करेगा, higher the concentration of H plus ion, or you can say higher the dissociation of to H plus ion, stronger will be the acid। जो एसिड बहुत easily H plus ion और ज़्यादा अमाउंट में concentration में H plus ion रिलीज करता है, that will be a very strong acid। ठीक है, इस तरीके से हम लोग strength of one acid divided by strength of another acid is equal to Ka1 by Ka2 हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर दो वीक एसिड हमारे पास है जिनका कि Ka1 एंड Ka2 इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो और सेम कॉन्सेंट्रेशन, रिमेंबर हियर कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, तब ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा 1 बाई अल्फा 2 कर देंगे तो सी से कैंसिल हो जाएगा, Ka1 बाई Ka2 निकल आएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, तो H प्लस आयन रिलीज करने के जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके पास है कर सकता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, one example is here I have taken a question. So the dissociation constant of formic acid and acetic acid, दो weak acids हैं, formic acid का है और ये किसका है acetic acid का है। Calculate the relative strength of two acids, दोनों का relative strength को उससे कितना strong है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड डिवाइडेड बाय इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि A1 भी पता है कि A2 भी पता है, तो दोनों का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 3.18 आ रहा है। It means the dissociation constant of weak acid can be determined using equation 5 since alpha the degree of dissociation can be calculated from the conductance measurement, जो कि हमने कंडक्टिविटी वाले चैप्टर से पढ़ा था। अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो जब अल्फा की वैल्यू निकल आएगी हमारी, तो इक्वेशन 5 कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से जो पहले यहाँ से हम लोग अल्फा है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, के वाई सी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर तो हमारा मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू 3.18 इंटू दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेंथ किसी भी एसिड का हम लोग निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अनदर क्वेश्चन इज हियर, a solution of 0.1 molar acetic acid is found to be dissociated to the extent of 1.33%। it means value of alpha is 1.33, degree of dissociation हमारा क्या है इतना परसेंट है, तो वो इतना डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एट दिस टेम्परेचर, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना है 1.33 है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो दिस विल कम 0.0133। ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड फिर हमारा क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला से हम लोग सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, इस वाले और 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेंगे, तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल कम्स लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। अभी तक हमने जो भी देखा क्या था, केवल मोनोबेसिक एसिड्स थे, केवल H प्लस आयन एक एसिड जो एक मोल जो है वो एक H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे पॉलीबेसिक एसिड मतलब कि एक एसिड से 2 या 3 H प्लस आयन हमारे रिलीज हो सकते हैं। इट मीन्स पॉलीबेसिक एसिड्स कंटेन्स 2 और मोर हाइड्रोजन्स which can be which can get dissociated।
ठीक है। दे ऑलवेज डिसोसिएट इन स्टेजेस, मतलब केवल एक ही बार में, जैसे 3 एसिड जैसे H3PO3, H3PO4 या H3PO2 ये सारे हैं, तो वो सारे एक साथ रसायन नहीं रिलीज कर सकता है, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके रिलीज करता है। कंसिडर फॉर द एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, यहाँ हमने दिया हुआ है, देखिए H3 H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, H प्लस आयन रिलीज कर रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक H प्लस आयन रिलीज किया, फिर ये जो बचा रह गया दूसरे वाले स्टेप में फिर इसने रिलीज किया एक H प्लस आयन, इस तरीके से 2 H प्लस आयन एक एसिड से रिलीज हुए हमारे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 पहले वाले के लिए Ka1 हो गया, यहाँ पर क्या है, Ka1 पहले वाले स्टेज के लिए हो गया, स्टेप के लिए हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया, Ka2 हो गया हमारे यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों से हम लोग के ए वन और के ए टू की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट से निकालते हैं हम लोग यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिर के ए वन एंड के ए टू एट 25 डिग्री आर नोन टू बी, इतना वैल्यू आता है कार्बोनिक एसिड के लिए हमारा। तो द सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 1/10,000 ऑफ द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहला जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा हायर होता है एज कंपेयर टू द सेकेंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि के ए वन इज ऑलवेज, के ए टू इज ऑलवेज स्मॉलर देन के ए वन। हमेशा के ए टू जो होगा या के ए थ्री होगा वो हमेशा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द सेकेंड और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट से। एक अनदर एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड का, यहाँ पर H3PO4 का H प्लस आयन रिलीज कर रहा था, पहले स्टेप में एक निकाला, फिर ये वाला जो है अदर फर्दर रिएक्ट करके एक और निकाला, फिर ये वाला जो फॉर्मेशन यहाँ पर होगा HPO4 माइनस, वो रिलीज करके एक और H प्लस निकाला यहाँ पर। तो देयर आर 3 स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन H3PO4। ओके, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है आपके, देखो 7.52 इंटू 10⁻³ 6.23 देन 4.80। तो यहाँ पर भी देखो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले वाले का ज्यादा है और दूसरा और तीसरा उसके कंपेरेटिव काफी स्मॉल है। ठीक है, द रीजन फॉर द डिक्रीज इन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सक्सेसिव stages is that the first dissociation, the positively charged proton comes from the neutral molecule। पहला वाला जो H प्लस निकलता है वो क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकलता है, while the second stage और third stage of dissociation the proton is detached from the negatively charged particle या molecule। ओके, पहले वाले में ये क्या है, H3PO4 हमारा जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन दूसरे वाले स्टेप में क्या है, ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसमें से H प्लस निकल रहा है, ये भी एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसमें से H प्लस निकल रहा है। ओके, and in the third dissociation it is detached from a doubly negatively charge, यहाँ पर 2 माइनस है ना यहाँ पर, तो उसमें से निकल रहा है, इसलिए क्या होता है कि उसके जो वैल्यूज होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, बहुत स्लोली वो डिसोसिएट हो पाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बहुत इजीली H प्लस आयन रिलीज होता है हमारा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वो छोटा है, अभी मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, वी हैव टू कंसिडर ऑल दोस थिंग्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे डिसोसिएट करता है, कैसे ब्रेक होता है। H2O हमारा है, तो H2O किस में होता है, H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। और दो मोल आपके ले लेंगे वाटर का, तो H3O प्लस, जैसे हाइड्रेटेड H प्लस आयन हो गया और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, K इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O। ठीक है, तो वाटर का कंसिडर हमने, dissociation takes place to a very small extent and the concentration of the undissociated water molecule may be regarded as constant। बहुत स्मॉल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस डिसोसिएट होता है, तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये K इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन को हमने नया एक टर्म माना, K इंटू के एक कांस्टेंट हो गया हमारा। H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट है, तो K मान लिया, स्मॉल k। तो K इंटू कैपिटल के हमने उसको K इंटू कैपिटल K को एक नया कांस्टेंट माना जिसको कि KW बोलते हैं। KW को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और KW को और भी बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब, क्योंकि KW की वैल्यू क्या बच जाएगी यहाँ पर, जब वाटर के ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, क्या बच जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
ठीक है। तो के डब्ल्यू जो के इंटू के, स्मॉल के इंटू कैपिटल के की वैल्यू क्या हो गई, के डब्ल्यू हो गई, और इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, एंड दिस कम्स टू बी नियरली 1 × 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 आती है। ठीक है। So since in pure water the concentration of H plus and OH minus ion must be equal to one another. तो प्योर वाटर अगर है तो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर होगा। डिसोसिएट जैसे होगा तो वो उसको बनाते जाएगा। H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा तो ये आइदर दिस वन और इक्वल एक स्क्वायर हो जाएगा। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो एक का अगर निकालना हो H प्लस का या OH माइनस का तो दिस विल बिकम रूट ओवर के डब्ल्यू। और H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ 10⁻⁻14 है तो क्या निकल के आएगा, 1 × 10⁻⁷ मोल डेसीमीटर क्यूब। ओके। तो इस तरीके से हमने अभी क्या देखा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, एंड दिस के डब्ल्यू क्या है, हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर डेसीमीटर टू द पावर -6 आती है। और H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे कि छोटे छोटे और भी टर्म्स है। इफ a strong acid like HCl is added to water, the concentration of H plus ion will becomes very high and the concentration of OH minus will correspondingly decrease, so the product of their concentration remain constant. तो अगर HCl अगर हम HCl वाटर में ऐड करते हैं तो H plus का concentration ज़्यादा हो जाएगा and the concentration of OH minus will correspondingly decrease, कम हो जाएगा, so that the product उसमें हमेशा क्या है, KW की वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी, होती है। सिमिलरली अगर NaOH ऐड करते हैं पानी में तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की ज्यादा हो जाती है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, देयरफॉर H प्लस आयन विल बी कॉरेस्पॉन्डिंगली बिकम वेरी स्मॉल, वो H प्लस के आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। Now, another more important term comes here, pH। एक term आता है pH। pH क्या होता है? तो pH is of a solution is defined as the negative of the logarithm of the concentration of the H plus ion। H plus ion जो रिलीज होता है और कितना कंटेंट है किसी एसिड में, तो माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। pH को कैसे डिफाइन करते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है। या H3O प्लस भी आप हाइड्रेटेड आयन को H प्लस आयन को बोल सकते हैं। ठीक है। और एक अभी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, जैसे कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, एंड अप टू दिस ओनली आई विल एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। सो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इटसेल्फ। अगर कोई वीक एसिड हमारे पास है, ठीक है, उसके खुद के जो सॉल्यूशन ऑफ एसिड, खुद के जो सॉल्यूशन है उसमें और थोड़ा सा अगर हमने एसिड, उसी एसिड को अगर हमने ऐड कर दिया इटसेल्फ, तो द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज डिमिनिश्ड। जो एसिड हमारा, मान लीजिए एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन हमारे पास है, तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसोसिएट होकर के H प्लस और CH3 COO माइनस बनेगा। अगर हमने और थोड़ा सा एसिटिक एसिड इसमें ऐड कर दिया, इसमें क्या ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मतलब द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अगर हम मान लीजिए थोड़ा सा सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया, सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड यहाँ पर है, इफ a salt of weak acid is added to a solution of acid itself, the dissociation of acid is diminished further, और कम हो जाता है। अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है यहाँ पर, वो डिसोसिएट होकर के H प्लस प्लस CH3 COO माइनस देता है। ठीक है। अगर हमने इसमें सोडियम एसिटेट थोड़ा सा और ऐड कर दिया तो क्या होगा कि इसका जो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन है क्या होगा कि और डिमिनिश्ड हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सप्रेसेस द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, जो कि पहले से बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो दिस सप्रेशन ऑफ द सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और अ वीक बेस on the addition of its own ions, on the addition of its own ions is called common ion effect।
ठीक है। किसी एसिड के सॉल्यूशन में उसी का कोई सॉल्ट डालते हैं जो कि सेम उसके आयंस प्रोड्यूस करते हो, तो वो क्या होता है कि उसका डिसोसिएशन सप्रेस करता है, कम करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन होने के चलते इसका डिसोसिएशन जो है वो और कम हो जाता है। ठीक है। अनदर टर्म इज बफर सोल्यूशन। व्हाट इज बफर सोल्यूशन? ये छोटे छोटे टर्म्स आपके आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज को। तो बफर सोल्यूशन इज वन विच रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। नहीं आगे बढ़, मतलब पीएच को क्या करता है कि विच रेसिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, किसी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज नहीं करने देता है, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? इज वन विच रेसिस्ट चेंज इन इट्स पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है। तो सबसे बेटर एग्जांपल हमारा होता है अमोनियम एसीटेट। इट इज अ वेरी गुड बफर सॉल्यूशन, ठीक है। So in this lecture we will stop here only, and in our next lecture we will moving forward for the solubility product, and many more topics are left in this chapter. So all of you go through this video lecture, and in case you have any confusion, please let me know. I will clarify all the doubts. Okay, bye.